हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे थे पॉलीमर। पॉलीमर में हम लोगों ने जो टॉपिक बेसिकली कवर कर लिए थे, मैं हल्का सा आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ, जिससे हमें आज के टॉपिक में कोई इशू क्रिएट ना हो। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए थे। पहला टॉपिक हमने कवर किया था पॉलीमराइजेशन क्या है। सेकंड पार्ट में हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की, जिसमें हम लोग ए पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। दैट मीन्स सोर्स के बेस पर इसको किस भागों में बांटते हैं, आपको पता भी होगा। नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। दूसरा, स्ट्रक्चर के बेस पर हम लोगों ने इसको बताया था। लीनियर पॉलीमर था, ब्रांच चेन पॉलीमर था और क्रॉस लिंक पॉलीमर था। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पर हमने इसको बांटा था, दो भागों में हमने इसको बांटा था, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। उसके बाद मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, और मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर हम कितने भागों में बांटते हैं उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में जहाँ पर छोड़ा हुआ था मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, बट छोटा सा ब्रीफ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा देख लें। हमने मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर पॉलीमर को क्लासिफाई किया था इलास्टोमर में, सेकंड फाइबर में, तीसरा थर्मोप्लास्टिक में और फोर्थ था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। देखो, इलास्टोमर्स में क्या होता है, जो पॉलीमर यूनिट होती हैं उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है, मतलब कह लो कि वीकेस्ट होता है। सबसे कमज़ोर बल जब पॉलीमर यूनिट्स के बीच में लगता है तो ऐसे पॉलीमर्स को हम क्या कहते हैं, इलास्टोमर्स कहते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, खींचते हैं तो खिंच जाते हैं, छोड़ने पर वापस अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ जाते हैं। ऐसा समझ लो जैसे आपकी जो रबर बैंड होती है ना, गेटेज जिसको बोलते हो आप उसको खींचते हो, इलास्टिक टाइप की खींचते हो और फिर छोड़ते हो तो वापस आ जाती है, तो कुछ उसी तरह का रहता है जिसको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। और अगर पॉलीमर यूनिट्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड अगर रहते हैं जिसकी वजह से वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, तो हम उसकी कैटेगरी को बोलते हैं फाइबर्स। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। मैं एक बार रिकॉल करने के दौरान, देखो इलास्टोमर्स की डेफिनेशन आपको पता है, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, ठीक है, और इसमें स्ट्रेचिंग जो है अगर उसको रिलीज कर दिया जाए तो फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में ये आ जाते हैं। इलास्टोमर्स मैंने बता दिया था। इलास्टोमर्स में जो एग्जाम्पल थे वो आपको याद रखने चाहिए। एक ब्यूना एस था, ब्यूना एन था और नियोप्रीन था। बच्चों देखो, दो टर्म हैं, एक थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चलो मैं आगे बताता हूँ इसे। नियोप्रीन जो है वो आपकी एक सिंथेटिक रबर है जो इलास्टोमर्स की कैटेगरी में आती है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा रबर के बारे में, तो ये नियोप्रीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ये सब के बारे में बात होगी। अभी फ़िलहाल आपको नाम याद रखने चाहिए, ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन जो है वो इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। फाइबर्स के बारे में बताया था कि इनमें जो सॉलिड्स हैं उनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगते हैं, जो किस कैटेगरी में आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो इनके बीच में लगते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हमने सीखे थे। इसके एग्जाम्पल में हमने सिखाया था नाइलॉन 66, टेरेलिन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फाइबर के हैं। इसमें नाइलॉन 6 भी आता है, नाइलॉन 66, टेरेलिन, नाइलॉन 6, ये फाइबर्स की कैटेगरी में आने वाले कुछ नाम हैं। ये आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हो। ये नाइलॉन 6 में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड देखो लग रहा है, और यहाँ पर आपका बना हुआ है नाइलॉन 66, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। कहोगे हम पहचानेंगे कैसे कौन सा नाइलॉन 66 है और कौन सा नाइलॉन 6 है? तो थोड़ा सा वेट करो, आगे टॉपिक में हम नाइलॉन 66 को भी एक बार पढ़ेंगे, नाइलॉन 6 को भी एक बार पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी आप केवल नाम पर फोकस करो, स्ट्रक्चर पर मत जाओ, ठीक है। उसके बाद
आपका जो फाइबर था उसी में एक और एग्जाम्पल है टेरिलीन। टेरिलीन कैसे बनता है ये आपको बताया था। टेरिलीन के लिए हमें एथिलीन ग्लाइकॉल लेना पड़ता है और इसकी रिएक्शन कराते हैं टेरेफ्थैलिक एसिड से। तो इसके कॉम्बिनेशन से जो यूनिट बनता है उसमें भी बाई फंक्शनल ग्रुप रहता है, एक तरफ OH और एक तरफ COOH। देखो यहाँ पर ये एथिलीन ग्लाइकॉल है और ये आपका टेरेफ्थैलिक एसिड है। ये फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से H2O माइनस कर दें तो ये हमारा यूनिट बनेगा। इस यूनिट में इस तरफ लेफ्ट साइड में क्या दिखाई देगा, OH, और राइट साइड में क्या दिखेगा, COOH। तो यही यूनिट दूसरी यूनिट से कंबाइन करेगी, ऐसी कई सारी यूनिट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ लिखा हुआ है होल N और इसको हम बोलते हैं टेरिलीन या फिर इसी को क्या बोलते हैं, डेक्रॉन। तो टेरिलीन या डेक्रॉन के लिए आपसे पूछा जाता है टेरिलीन या डेक्रॉन क्या चीज़ है। तो एक तरह से समझ लो कि धागा है, ठीक है, रेशा है ये, और इस रेशे का जो यूज़ है वो वुलन क्लॉथ्स वगैरह बनाने में होता है। और टेरिलीन या डेक्रॉन बनता कैसे है, तो आपको याद रखना है कि जो इसका मोनोमर होता है वो क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थैलिक एसिड होता है। ये भी हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। हम लोग जिस टॉपिक पर लास्ट क्लास में छोड़ के आए थे उस टॉपिक में हम लोगों को बात करनी थी थर्मोप्लास्टिक की। हम लोगों को बात करनी थी थर्मोप्लास्टिक की, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा देखना, आपने दो नाम पढ़े। पहला नाम क्या पढ़ा, इलास्टोमर। उसके बाद नाम पढ़ा हमने फाइबर, पढ़ा। तो हमने क्या देखा, इसमें सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन दोनों के बीच में जो आता है उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मतलब थर्मोप्लास्टिक उस पॉलीमर को कहते हैं जिनके बीच में, पॉलीमरिक यूनिट के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलास्टोमर से तो ज़्यादा होता है बट फाइबर से कम होता है। ये कहलाता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक की एक खास बात होती है, एक्चुअली नाम ही दिख रहा है प्लास्टिक। ये एक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको अगर हम गर्म कर दें तो ये सॉफ्ट हो जाती है और ठंडा कर दें तो ये कड़क हो जाती है। तो गर्म करने पर सॉफ्ट होती है और ठंडा करने पर ये दोबारा से कड़क हो जाती है। ऐसी प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉलीमेरिक यूनिट्स के बीच में वो इलास्टोमर से ज़्यादा है और फाइबर की कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। इसको देखो आप, इसमें लिखा हुआ है लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। बेसिकली ये जो होते हैं ये या तो लीनियर पॉलीमर होते हैं या फिर स्लाइटली ब्रांच इसमें पाई जाती हैं और इसमें लंबी सी चेन मौजूद होती है। कैपेबल ऑफ रेपिडली बीइंग सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग, ये हमने बताया। इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि जब इनको गर्म किया जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और जब इनको कूल किया जाता है तो ये हार्ड हो जाते हैं। ये इनकी एक विशेषता है जो इसे स्पेशल बनाती है और ऐसी प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। लिखा है व्हाट काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर प्रेजेंट इन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के बीच में जो फोर्स रहता है वो कैसा होता है, तो इसके बारे में हमने आपको बताया। इलास्टोमर से ज़्यादा रहता है मगर फाइबर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहता है। देखो लिखा भी है, इन थर्मोप्लास्टिक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। देखो फाइबर्स में ज़्यादा है, इलास्टोमर्स में कम है और थर्मोप्लास्टिक के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन दोनों के बीच में आता है और इसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपका पूछा जाता है कि 4 ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं और फिर आपसे पूछता है कि इनमें ऑर्डर्स क्या रहते हैं। तो ये ऑर्डर है, फाइबर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इलास्टोमर्स में सबसे कमज़ोर है और थर्मोप्लास्टिक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन दोनों के बीच में होता है। इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। अब हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन
पीबीसी, ये सब थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। देखो जैसे आपके पास पीबीसी, मान लो कोई पाइप है, आप उस पाइप को थोड़ा गर्म करो। पाइप जो होते हैं, जो वाटर ड्रेनेज के लिए जो आप यूज़ करते हो, प्लास्टिक के पाइप, बेसिकली वो पीवीसी पाइप होते हैं। आप उनको गर्म करो, आप देखोगे सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर जब आप छोड़ दोगे ठंडा हो जाएगा तो वो फिर से हार्ड हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो पीवीसी पाइप हैं, आप इनको इसी तरह से चेक कर सकते हो कि ये थर्मोप्लास्टिक है या नहीं है। इसी तरह से पॉलीथीन है, इसी तरह से पॉलीस्टाइरीन है और पीवीसी है, ये थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथी कैटेगरी की, जिसका नाम है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। बच्चों इसमें ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। थर्मोसेटिंग पॉलीमर बहुत पूछा जाता है। आप ऐसा समझो, एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको हम गर्म कर रहे हैं और वो कड़क हो जा रहा है, गर्म करने पे ही कड़क हो जा रहा है, टाइट हो जा रहा है, हार्ड हो जा रहा है। तो ऐसे प्लास्टिक को हम क्या बोलेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनके बीच में क्रॉस लिंक, मतलब जाल इतना ज़्यादा बन जाता होगा गर्म करने से, जिससे ये हार्ड हो जाते हैं। क्रॉस लिंकिंग की वजह से ये हार्ड हो जाते हैं, और जो गर्म करने पर प्लास्टिक हार्ड हो जाए वो किस कैटेगरी में जाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जाएगा। और इसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल है उसका नाम है बेकेलाइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है? उसका आंसर होगा बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो बहुत पूछा जाता है। और भी एग्जाम्पल्स अभी आपको हम बता रहे हैं, इसको देखिए। लिखा है दे आर क्रॉस लिंक्ड और हैवीली ब्रांच्ड पॉलीमर। ध्यान से समझना, यहां पर क्रॉस लिंकिंग बहुत ज्यादा है। आपने देखा था इससे पहले वाले में थर्मोप्लास्टिक में कि लीनियर था या स्लाइटली इसमें साइड चेन पॉलीमर था। यहां पर क्या है? क्रॉस लिंक और हैवीली ब्रांच्ड पॉलीमर की कैटेगरी में ये आते हैं। ऑन हीटिंग दे अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग। जब इनको गर्म किया जाता है तो इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन मॉड्यूल्स, एंड अगेन बिकम इनफ्यूजिबल। और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब इसको अगर हम फर्दर गर्म करें तो ये मेल्ट नहीं होगा, पिघलेगा नहीं, वो कड़क हो चुका है। और जब ये कड़क हो जाता है, पिघलाने पर, गर्म करने पर इसको पिघलाया नहीं जा सकता है, तो एक तरह से कह लो ये यूजलेस हो गया, इसको दोबारा हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो कैनॉट बी यूज्ड। और ऐसे प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल्स की बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, उसका नाम है बेकेलाइट। अब कोई पूछे ये बेकेलाइट कैसे बनता है? ठीक है, बेकेलाइट कैसे बनता है बच्चों, तो थोड़ा सा याद रख लेना यहीं पे। देखो हम दो पदार्थ ले रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला है HCHO, और दूसरे सब्सटेंस का नाम है फिनॉल, जिसको हम बोलते हैं C6H5OH। ये फिनॉल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को हम पॉलीमराइज कराएं, मतलब इसका पॉलीमराइजेशन कराएं, तो इनके पॉलीमराइजेशन से दो तरह के पॉलीमर्स बनते हैं। अगर हम बात करें कि एक पॉलीमर बनता है जिसको बोलते हैं नोवालेक, ये लीनियर पॉलीमराइजेशन से बनता है, मतलब सीधी चेन रहती है इसमें, तो उसको क्या बोलते हैं? नोवालेक। इसका जो यूज है वो पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। और दूसरा अगर क्रॉस लिंक पॉलीमर बनेगा तो इसका नाम होगा बेकेलाइट। तो अगर कोई पूछे बेकेलाइट बनता कैसे है, तो आप बोलोगे बेकेलाइट का जो मोनोमर है वो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल है। फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल से तो नोवालेक भी बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल से बेकेलाइट भी बनता है, मगर डिफरेंस क्या है? नोवालेक लीनियर पॉलीमर है और बेकेलाइट इसका क्रॉस लिंक पॉलीमर है। और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, एक ही नाम है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो आप बताओ, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, एक पदार्थ इसमें होगा यूरिया, इसको बोलते हैं यूरिया, और एक का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। इनका हम लोगों ने क्या किया होगा? पॉलीमराइजेशन
पॉलीमराइजेशन किया होगा, और पॉलीमराइजेशन करने से हम लोगों को मिला एक रेजिन, जो कि किस नाम से जाना गया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये भी एक तरह का प्लास्टिक ही है, ये भी बेकेलाइट जैसा होता है, गर्म करने पर हार्ड हो जाता है, और गर्म करने के बाद अगर वो हार्ड हो गया तो फिर उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, और ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कैटेगरी में रखते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल है बेकेलाइट, दूसरे एग्जाम्पल का नाम है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, अब देखो क्रॉस लिंकिंग दिखाई गई है, आप देख सकते हो इसमें बेढंगे कहीं से भी बॉन्ड्स जो है वो एक दूसरे के बीच में डेवलप हो जाते हैं, और ऐसी लिंकिंग को हम क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। क्रॉस लिंकिंग हम पहले बता चुके हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ देखो, अब कुछ एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। आपने अभी 4 नाम पढ़े, इलास्टोमर, उसके बाद फाइबर, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक, और उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें मिलते जुलते नाम कौन से हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनमें आपने तो अभी अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, इसलिए आपको याद है कि ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर सॉफ्ट हो, ठंडा करने पर हार्ड हो, थर्मोप्लास्टिक कहलाएंगे। इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, और इनसे हम कई सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और ये थोड़े से महंगे भी होते होंगे। मगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के साथ क्या है, गर्म करने पर हार्ड हो जाते हैं, और इनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, और ये थोड़े से सस्ते भी होते होंगे, क्योंकि इसमें क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर देखने के लिए मिल रहा है, और इसमें लीनियर या स्लाइटली साइड चेन पॉलीमराइजेशन से ये बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है जो मैंने ओरली बता दिए हैं। अब एक एक करके जो इसके डिफरेंस हैं, जो आपसे क्वेश्चंस के फॉर्म में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप उसको देखो। आप देखो, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा हुआ है थर्मोप्लास्टिक, और दूसरी तरफ लिखा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, अब आप बताओ, जो आपने पढ़ा है लिखा वही है। पहले में क्या लिखा है, इट कंटेन्स लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमर एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। ये क्या होते हैं, लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमर होते हैं, या स्लाइटली साइड चेन पॉलीमर होते हैं, और इनके बीच में जो पॉलीमेरिक यूनिट्स हैं उनके बीच में क्या लगता है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स लगता है। इवन आपको बताया था कि ये तो दोनों के बीच में आते हैं, दोनों के बीच में मतलब इलास्टोमर और फाइबर के बीच में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनको बीच में हम रखते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इट कंटेन्स अ 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्रॉस लिंक टाइप का रहता है, जाल टाइप का रहता है, और इनके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होती है उसके थ्रू कोई छोटा मोटा बॉन्ड नहीं बनता है, प्रॉपरली कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा किस पॉलीमर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो उसका नाम है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक भी जोड़ दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके बीच में लगता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरे नंबर पर किसके बीच में लगता है, फाइबर। तीसरे नंबर पर कौन आता है, थर्मोप्लास्टिक। और सबसे कमजोर फोर्स कहाँ लगता है, इलास्टोमर्स। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर हमने 4 भागों में बांटा। पहले में क्या लिखा, थर्मोप्लास्टिक में कि ये लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, और ये क्रॉस लिंकिंग से बनते हैं, और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड रहता है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स रहता है। ठीक है। दूसरा है, इट यूजुअली बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। ये गर्म करने पर सॉफ्ट और ठंडा करने पर हार्ड हो जाते हैं। और यहाँ उल्टा है, इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। अगर हम इनको गर्म कर दें तो ये सॉफ्ट नहीं होते बल्कि हार्ड हो जाते हैं। ठीक है। इट इज़ एक्सपेंसिव, भाई ये रीयूज़ हो जाएंगे इसलिए थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। ये हार्ड हो जा रहे हैं गर्म करने पर, इनका रीयूज़ होना नहीं है इसलिए ये चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है। आगे देखो, इट इज़ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं। दे आर यूजुअली सॉफ्ट, वीक एंड लेस ब्रिटल इन नेचर। ये सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल मतलब ऐसा समझ लो कि कोई दिखने में बड़ा कठोर है, कड़क है, और थोड़ा सा झटका दिया और वो टूट गया,
तो उसको हम बोलते हैं कि ये ब्रिटल है। तो ये सॉफ्ट होते हैं, वीक होते हैं, और ब्रिटल नेचर इनमें कम पाया जाता है। और अगर हम थर्मोसेटिंग की बात करें तो ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मगर मोर ब्रिटल होते हैं, मतलब थोड़ा सा झटका लगने पर ये टूट जाते हैं, बट ये नहीं टूटते हैं। ठीक है। इट कैन बी रीमोल्डेड, मतलब इनको हम दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, पहले पिघला करके फिर उसको दूसरे ढांचे में, दूसरे सांचे से किसी दूसरी चीज़ को बना सकते हैं। तो कैन बी रीमोल्डेड एंड कैन नॉट बी रीमोल्डेड, मतलब रीयूज्ड हो सकते हैं ये, और ये रीयूज्ड नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद है ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जो कह लो कि आपका क्लासिफिकेशन था। उस क्लासिफिकेशन में हमने सोर्स के आधार पर उसको क्लासिफाई किया। उसके बाद पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के बेस पर हमने एडिशन, कंडेंसेशन, पॉलीमर क्लासिफाई किया। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेस पर हमने उसको क्लासिफाई किया। उसी तरह से एक लास्ट क्लासिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म पॉलीमर अंडरगो, जो पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब जो मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म के बेस पर हम फिर से दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एडिशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन। एडिशन जब होगा तो उसको हम बोलते हैं कि इसमें चेन बढ़ती जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं चेन ग्रोथ। और कंडेंसेशन में क्या होता है, नई यूनिट जुड़ती है और एक स्टेप आगे बढ़ता है। नई यूनिट जुड़ती है, एक स्टेप आगे बढ़ता है। स्टेप आगे बढ़ने वाली बात क्या है, इसमें एक स्मॉल मॉलिक्यूल इसमें से स्केप आउट हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ इसमें देखने के लिए मिलती है। तो ये चेन ग्रोथ है, और कंडेंसेशन में क्या होता है, स्टेप ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। ये एक और क्लासिफिकेशन है जिसको आप देख सकते हो डायग्राम के फॉर्म में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये स्टेप ग्रोथ है, और पिछले वाले में क्या था आपका, चेन ग्रोथ था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। ठीक है। अब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की बात करें तो तीन तरह की रिएक्शंस हैं, एडिशन, कंडेंसेशन और कोपॉलीमराइजेशन। क्या डिफरेंसेस हैं, हम एक एक करके आगे देखते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, एक यूनिट दूसरी से, दूसरी यूनिट तीसरी से, तीसरी यूनिट चौथी से जुड़ती चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखो लिखा भी है, द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर एड टुगेदर। एक ही टाइप के मोनोमर या डिफरेंट टाइप के मोनोमर आपस में कनेक्ट होते चले जाएंगे और एक लंबी सी चेन स्ट्रक्चर बना लेंगे। उस पॉलीमराइजेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमराइजेशन, या फिर उसी को क्या बोलेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। दिस मोड लीड्स टू एन इंक्रीज इन द चेन लेंथ। जब इस तरह से होता है तो उसमें एक चेन बढ़ती चली जाती है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास एथिलीन है और फिर एक और एथिलीन है, दो एथिलीन ले लिए हमने। अब हमने कहा इसको जोड़ो, तो देखो किस तरह से जुड़ेगा, दो को कैसे जोड़ेंगे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, इस तरह से ये दो आपस में जुड़ गए। अब ऐसे ही तीसरा जुड़ेगा, चौथा जुड़ेगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, होल N हो जाएगा। तो एक यूनिट दूसरी से, दूसरी यूनिट तीसरी से, तीसरी यूनिट चौथी से जुड़ती चली जाएगी, और जुड़ने के बाद जो आपका पॉलीमर मिलेगा वो एडिशन पॉलीमर कहलाएगा। और एडिशन पॉलीमर में जुड़ने से लगातार चेन जो है वो इंक्रीज होती जाती है। देखो यहाँ पर हमारे पास एथिलीन है, बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में हमने पॉलीमराइजेशन कराया, इसकी कई सारी यूनिट्स आपस में जुड़ गई और बन गया पॉलीथीन। तो जो पॉलीथीन है वो बेसिकली एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है, और आपने इसको 2-3 बार बना करके देख लिया है। ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट है, ध्यान से देखना। जनरली इन एडिशन पॉलीमराइजेशन एन इंक्रीज इन चेन लेंथ इज गवर्न्ड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है उसमें नो डाउट एक यूनिट दूसरे से जुड़ती है, दूसरी तीसरे से जुड़ती है, चेन बढ़ती जाती है, मगर ये जो चेन बढ़ने की जो प्रोसेस है उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं,
नए फ्री रेडिकल्स बनते हैं और चेन बढ़ती चली जाती है। मतलब जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसमें एक यूनिट दूसरी यूनिट से, दूसरी तीसरी से जुड़ रही है, और ये जो मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स बन रहे होंगे। आइए देखते हैं आगे, आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। अब लिखा है देखो, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसकी मैकेनिज्म को हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। आपको पता है कि जो मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। जो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है उसमें 3 ही स्टेप होते हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 ही स्टेप यूज होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और तीसरा स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। इन्हीं 3 स्टेप्स के बारे में एक एक करके देखो। सबसे पहले स्टेप्स के नाम देख लो। पहला स्टेप कौन सा है? चेन इनिशिएशन। स्टेप 2 देखो, चेन प्रोपगेशन। और स्टेप 3 देखो, इसका नाम है चेन टर्मिनेशन। ये आपके स्टेप्स हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। अगर चेन इनिशिएशन की बात करें तो चेन इनिशिएशन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? बच्चों पहले थोड़ा सा ये देखना, मैं आपको थोड़ी सी पिछली स्लाइड में लेके जा रहा हूं। ये हमने एथिलीन का पॉलीमराइजेशन कराया, पॉलीएथीन बन गया, और इसमें प्रेजेंस किसकी ली? बेंजोइल परऑक्साइड की। ये जो बेंजोइल परऑक्साइड है ये क्या करता है? ये रिएक्शन की शुरुआत करता है। मतलब फ्री रेडिकल्स शुरू में बनाने का काम कौन करता है? बेंजोइल परऑक्साइड। तो अब आप देखो, आपका जो स्टेप है ये हमारा बेंजोइल परऑक्साइड का फॉर्मूला है। इस बेंजोइल परऑक्साइड में ये जो देखो, बेंजोइल परऑक्साइड का फॉर्मूला आप याद कर लो कैसे होता है। बेंजीन रिंग है, ठीक है, उसके बाद CO, फिर CO और फिर रिंग लगा दो। इसको बोलते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। इसमें ये जो O और O बॉन्ड है, ये परऑक्साइड बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटता है, इसका होमोलिटिक फिशन होता है, और फिशन के बाद देखो ये फ्री रेडिकल डेवलप हो गया। अब उसके बाद ये C और O का बॉन्ड टूटता है, यहां पर फ्री रेडिकल डेवलप होगा, और यही फ्री रेडिकल यहां भी डेवलप होगा। तो आप बताओ ये आपस में बॉन्ड बना के क्या बना लेगा? CO2। देखो ध्यान से समझना, ये हमारे पास था बेंजोइल परऑक्साइड को हमने, देखो बेंजोइल परऑक्साइड को हमने होमोलिटिक क्लीवेज किया था, ये फ्री रेडिकल बना था, वो बना हुआ है। अब सेम मोमेंट में ये वाला कार्बन पर फ्री रेडिकल आएगा, इस वाले कार्बन पर फ्री रेडिकल आएगा, तो इससे क्या बनेगा? एक रिंग बनेगी जिसमें फ्री रेडिकल होगा और साथ में बनेगा CO2। तो कहने का सेंस ये है कि बेंजोइल परऑक्साइड होमोलिटिक क्लीवेज करते हुए एक फ्री रेडिकल डेवलप करता है। ये लिखा है फिनाइल फ्री रेडिकल, इसको पढ़ते क्या है? फिनाइल फ्री रेडिकल। तो बेंजोइल परऑक्साइड से फर्स्ट स्टेप में फिनाइल फ्री रेडिकल बनता है होमोलिटिक क्लीवेज से। अब देखो ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है ये एथिलीन के साथ रिएक्शन करेगा। चेन इनिशिएशन की बात हो रही है, ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है ये अब एथिलीन से रिएक्शन करेगा, और एथिलीन से रिएक्शन करके एक नया फ्री रेडिकल बनाएगा। मतलब ये फ्री रेडिकल है जो अब आगे क्रिया करेगा, एथिलीन के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। मगर शुरुआत एथिलीन से, एथिलीन वाला फ्री रेडिकल कब बना? जब फेनिल फ्री रेडिकल की हमें अटैक कराना पड़ा, तब जाकर के ये फ्री रेडिकल बनता है। तो इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। अब ये जो हमारा फ्री रेडिकल है ये आगे फिर एथिलीन से रिएक्शन करेगा। देखो ये फ्री रेडिकल एथिलीन से फिर रिएक्शन करेगा, चेन बढ़ जाएगी, फिर ये फिर से एथिलीन से रिएक्शन करेगा, चेन और बढ़ जाएगी, फिर रिएक्शन करेगा, चेन और बढ़ जाएगी, और इस तरह से एक लंबी सी चेन आपको बनती हुई दिखाई देगी। इसको क्या बोलते हैं? चेन प्रोपगेशन। इस स्टेप में हम क्या देख रहे हैं? चेन आपकी इंक्रीज होती जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? चेन प्रोपगेशन स्टेप।
और चेन प्रोपगेशन के बाद जब चेन प्रोपगेट हो जाएगी तो फिर जो यूनिट्स बनी होंगी, एक फ्री रेडिकल और दूसरा फ्री रेडिकल, ये आपस में ही जुड़ करके फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे और फ्री रेडिकल ख़त्म हो जाएंगे। मतलब इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन हो गया, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। मैकेनिज्म आपसे क्वेश्चन मैकेनिज्म बेस्ड पूछे जा सकते हैं, बट आप मैकेनिज्म थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि और भी चीज़ें हमें कवर करनी है। मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन इतने में आप कर लोगे। कहने का सेंस ये है कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसमें एक यूनिट दूसरी यूनिट से, दूसरी तीसरी यूनिट से जुड़ती चली जाती है, एक लंबी सी चेन बना लेती है। ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, जब हम इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं तो ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से लिखी जाती है। और जो भी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू लिखी जाएगी उसमें डेफिनेटली 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा चेन इनिशिएशन, जिसमें चेन फ्री रेडिकल बनाना स्टार्ट करेगा, उसको बोलेंगे चेन इनिशिएशन। फिर वो जो स्टार्ट हुआ फ्री रेडिकल वो नए फ्री रेडिकल्स बनाएगा और चेन में इंक्रीज होता चला जाएगा, इसको बोलते हैं चेन प्रोपगेशन। और जब एक चेन बन जाएगी, दूसरी चेन बन जाएगी, तो ये दोनों चेनें आपस में फ्री रेडिकल मिलकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और चेन आपकी फ्री रेडिकल्स आपके समाप्त हो जाएंगे। इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं वो इस मैकेनिज्म के थ्रू बनते हैं और यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे की तरफ स्विच करते हैं। अब इसके आगे की तरफ हम लोग बात करते हैं। बच्चों, आप लोग थोड़ा सा घर पर आप इसको पढ़ के देखो और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछो। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आपको डाउट्स बने रहेंगे, क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे जिन टॉपिकों को अब हमने पढ़ लिया है उसमें हमने पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ ली, और मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा है, वो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो हम लोगों को अब क्या क्या पढ़ना है। अब इस चैप्टर में इतनी चीज़ें पढ़ने के लिए रह जाती हैं। पहला है सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस। दूसरा जिसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, पॉलीथीन कवर करेंगे, टेफ्लॉन कवर करेंगे और पेन कवर करेंगे, जिसको पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल कहते हैं। अभी बात करते हैं एक एक करके। मतलब एडिशन की पॉलीमर पढ़ी थी, एडिशन पॉलीमर की मैकेनिज्म पढ़ी थी। वही एडिशन पॉलीमर में जो पॉलीमर हमको पढ़ने तो बहुत सारे हैं, मगर उनमें 3 पर ज़्यादा फोकस रहेगा, पॉलीथीन, टेफ्लॉन और पेन, जिसको हम बोलते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसका एक शॉर्ट नाम है पेन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर की। एडिशन में जुड़ता चला गया था, कंडेंसेशन में क्या होगा, 2 यूनिट जुड़ेंगी मगर एक छोटा मॉलिक्यूल स्किप आउट हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। उसके बाद हम बात करेंगे रबर की, जिसमें हम नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, इनकी बात करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ वल्कनाइज्ड रबर। अब रबर में एक प्रोसेस करी जाती है जिसको हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्या होता है, क्यों करते हैं, बात करेंगे उस पर। एंड देन हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं। जो पॉलीमर मिट्टी में डालने पर या समय के साथ साथ बैक्टीरिया के द्वारा या फिर नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ख़त्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। वो कौन से हैं जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं? मेजॉरिटी ऑफ पॉलीमर्स कौन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जितने भी पॉलीमर्स हैं उनमें से अधिकांश पॉलीमर कैसे हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें अब
ऐसे पॉलीमर की खोज करना ज़रूरी हो गया है जो हमारी ज़रूरतें भी पूरी कर दे और ज़रूरत पूरी होने के बाद वो बायोडिग्रेडेबल हों, मीन्स वो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। इसलिए हमें इस टॉपिक को विशेष तौर पर फोकस करना है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे पॉलीमर यूज्ड इन डेली लाइफ। वो कौन से पॉलीमर्स हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। पूरी एनसीईआरटी का कोर है, हर एक लाइन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। आप लोग अच्छे से पढ़ के एक बार एनसीईआरटी रिपीट कर लेना तो आपको चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये आपके पास 4 चॉइस है, आपको बताना थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा है। हमको बताया था ऐसा पॉलीमर जो गर्म करने पर सेट हो जाए, कड़क हो जाए, हार्ड हो जाए, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। आप बताओ चेक करके कौन सा थर्मोसेटिंग पॉलीमर होगा, तो कहोगे बेकेलाइट। याद ही कराया था, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन था और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था, बेकेलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यही डिटेल जो बोली है वो लिखी हुई है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर हाईली क्रॉस लिंक्ड, हार्ड, इन्फ्यूजिबल एंड आर इनसॉल्युबल, दे कैनॉट बी रीयूज्ड। एग्जाम्पल्स ऑफ बेकेलाइट है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपका जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो बेकेलाइट है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन है, देखो लिखा है अमंग सेलुलोज। देखो हमारे पास 4 चॉइस दिए हैं, एक दिया हुआ सेलुलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दूसरा नाम दिया है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तीसरा नाम दिया है नायलॉन और चौथा नाम दिया है नेचुरल रबर। ये 4 नाम दिए हैं। आपसे पूछा है द पॉलीमर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट। सबसे कमजोर फोर्स किनके बीच में लग रहा है, तो आपको पता है सबसे कमजोर फोर्स जब लगता है तब हम उसको कहते हैं इलास्टोमर्स। आप बताओ इन सब में इलास्टोमर कौन है, इलास्टोमर कौन सा है। आपको पता है ये जो नायलॉन होता है, चाहे वो नायलॉन 66 हो या नायलॉन 6 हो, ये फाइबर का एग्जाम्पल है। ये पीबीसी, ठीक है, ये पीबीसी है, ये आपका इलास्टोमर नहीं है, ये आपका इसमें चेन पॉलीमर्स बनते जाते हैं, लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है। सेलुलोज नेचुरल पॉलीमर है, ये भी हार्ड होता है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो डी है, जिसका नाम है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर बहुत सॉफ्ट होती है, आपको पता भी होगा, रबर के पौधे से हम कट लगाकर वो मिल्क इकट्ठा करते हैं जिसको बोलते हैं लेटेक्स। वही लेटेक्स ऐसा समझ लो वो नेचुरल रबर है। दूध कितना सॉफ्ट है, तो वो जो नेचुरल रबर है वो आपका सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखने वाला पॉलीमर होता है। और फिलहाल आंसर आपका डी होगा, ठीक है, लिखा भी है डी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। सेलुलोज एंड नायलॉन्स हैव हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन while PVC is a polar, natural rubber is a hydrocarbon and has the weakest intermolecular force of attraction, that is van der Waals force of attraction, hence option D is the correct answer। आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, नेचुरल रबर होगा, जिसमें वीकेस्ट फोर्स लग रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैच द केमिकल सब्सटेंस इन कॉलम 1 विद द टाइप ऑफ पॉलीमर्स बॉन्ड इन कॉलम 2। अब देखो जो सेलुलोज है, ध्यान से सुनना, ये जो सेलुलोज है, ये जो आपका सेलुलोज है, इसका मैचिंग किसके साथ होगा। देखो सेलुलोज आपका नेचुरल पॉलीमर तो है क्योंकि प्रकृति ने बना के दिया है, और सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब जो ए है उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, पी के साथ भी होगा और एस के साथ भी होगा, मतलब दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। सेलुलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर एंड कंसिस्ट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम बात करते हैं नायलॉन 66 की। तो नायलॉन 66 क्या होता है, आपका जो नायलॉन 66 है वो क्या है, उसके बारे में सोचो। तो आप बोलोगे ये सिंथेटिक पॉलीमर है, ये मैनमेड है, सिंथेटिक पॉलीमर है, और इसमें पाया जाता है अमाइड लिंकेज। इसमें कौन सा लिंकेज पाया जाता है, एमाइड लिंकेज। ये जो CONH होता है ना, इसको बोलते हैं एमाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, ये नाम से चलता है। तो ये लिंकेज नायलॉन 66 में देखने के लिए मिलता है। तो ये जो B है इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है, Q के साथ है और R के साथ है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं तीसरे चॉइस की। जो हमारी थर्ड चॉइस है वो है प्रोटीन। आप बताओ, जो प्रोटीन है वो भी नेचर ने हमें दिया है, इसलिए ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर है और प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज या एमाइड लिंकेज पाए जाते हैं। तो जो हमारा सी है उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, पी के साथ होगा एंड आर के साथ होगा। और अगर हम बात करें सुक्रोज, तो बच्चों ये डाइसैकेराइड है, ये पॉलीसैकेराइड नहीं है, तो ये पॉलीमर की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये डाइसैकेराइड है। इसमें केवल एक ही चॉइस चलेगी, इसमें केवल एक ही चॉइस चलेगी, और वो चॉइस कौन सी होगी, वो चॉइस कौन सी होगी कि जो इसमें कौन सा लिंकेज पाया जाएगा, केवल ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो जो हमारा डी चॉइस है उसका केवल एक ही ऑप्शन सही है, दैट मीन्स एस। ठीक है, ये पॉलीमर नहीं है, ये डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो ये पॉलीमर नहीं है। अगर ये पॉलीमर होता तो फिर इसका कॉम्बिनेशन नेचुरल पॉलीमर से भी बन जाता, बट ये पॉलीमर है ही नहीं है, इसमें केवल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में हमने आपको कार्बोहाइड्रेट में पर्याप्त पढ़ाया है, आप देखना वहां पर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ए का पी एस, बी का क्यू आर, सी का पी आर एंड डी का एस। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसका डिटेल सॉल्यूशन आप यहां से स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। फिलहाल जो आपका आंसर है वो हमने लिख दिया है, ए का पी एस, बी का क्यू आर, सी का पी आर एंड डी का एस। ये कॉम्बिनेशन है, डिटेल्स आप पढ़ लेना, बता दी है मैंने, समझा दी है। अब बात आ रही है नायलॉन 6 का जो ऑप्शन है, मतलब स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, आपसे पूछा कौन सा स्ट्रक्चर किसका है, नायलॉन 6 का। अब बच्चों नायलॉन 6 आपने नंबर 1 पढ़ी नहीं है, नायलॉन 6 आपने पढ़ी नहीं है, हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये देखो, CO NH CH2 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 N CH2 NH। इसको कहते हैं कैप्रोलैक्टम, इसको कहा जाता है कैप्रोलैक्टम। और इसका जब होता है पॉलीमराइजेशन, इसका जब होता है पॉलीमराइजेशन, तब हमको बनता है नायलॉन 6। और नायलॉन 6 में देखो क्या होता है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है। देखो बॉन्ड ब्रेक करके हम इसलिए बता रहे हैं जिससे हमारा स्ट्रक्चर मैच कर जाए। अब आप बताओ, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो एक कोने में जाएगा CO, एक कोने में जाएगा NH। तो देखो एक कोने में रख दिया CO और एक कोने में रख दिया किसको, NH। हो गया, एक तरफ CO एक तरफ NH। अब आप बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो बीच में क्या आ जाएगा, CH2 का होल 5। क्या हो जाएगा, CH2 का होल 5। और चूंकि ये पॉलीमर है तो सबका क्या हो जाएगा, होल N। इसके N मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे नायलॉन 6 का एग्जाम्पल, मतलब स्ट्रक्चर। तो आप बताओ क्या पहला वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, CONS तो एक साथ दिख रहा है इसमें, तो ये तो नहीं होगा। और बीच में 6 CH2 है, क्योंकि CH2 की संख्या कितनी है, 5। तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा। ये आंसर देखो दिख रहा है, CH2 5 है, एक तरफ CO है एक तरफ NH है और होल N है, तो इसका करेक्ट आंसर तो B होगा। मगर 2 चॉइस और है, उसको और देख लेते हैं। देखो CH2 का होल 4 है, ये भी नहीं होगा। CH2 का होल 6 है, CONH है, ये भी नहीं होगा। 5 CH2 होने चाहिए, एक तरफ CO एक तरफ NH होना चाहिए और होल N के फॉर्म में ये दिया होना चाहिए, तब हम इसको नायलॉन 6 बोलेंगे। तो हमारा C आंसर भी नहीं होगा, हमारा D आंसर भी नहीं होगा, हमारा जो B आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। नायलॉन 6 जो है वो किससे बनता है, नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है, याद रखिएगा कैप्रोलैक्टम। और कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर क्या है वो हमने आपको बना दिया है, अभी डिटेल में हम आगे बात करेंगे। देखो नायलॉन 6 एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। कैसे बनता है आपको पता है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड के पॉलीमराइजेशन कराने से नायलॉन 6 बनता है। नायलॉन 6 का यूज कहां होता है, आप इसको याद कर सकते हो। जो आपके ब्रश होता है टूथपेस्ट करने के लिए, जो ब्रश यूज करते हो उसमें जो ब्रेसलेट्स होते हैं, जो रेशे होते हैं,
जिस पर आप टूथपेस्ट को रखते हो और फिर ब्रश करते हो, वो जो रेशियो होते हैं वो नायलॉन 6 से बनाए जाते हैं, ऐसा समझ लो। और जो नायलॉन 6 होता है, ये प्लास्टिक की जो रस्सी होती है, रोप होती है, रस्सी होती है, उसको यूज करने के लिए हम नायलॉन 6 बनाते हैं। और नायलॉन 6 किससे बनता है? कैप्रोलैक्टम से। और कैप्रोलैक्टम कैसे बनेगा, उसके लिए हम बेकमैन रीअरेंजमेंट वगैरह पढ़ते हैं, आपने हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। हाल फिलहाल में आप केवल इतना याद रखो, नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है? एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन। और नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है? कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 6 का यूज क्या है? तो टूथपेस्ट के ब्रश के रेशे बनाने में। और नायलॉन 6 का यूज क्या है? तो रोप्स बनाने में इसका यूज होता है। एक और हमारे पास नायलॉन होती है, इसको बोलते हैं नायलॉन 26। अब ये नायलॉन 26 क्या है हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दी, नायलॉन 66 और नायलॉन 6। मगर दोनों के साथ क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये नेचर में डिग्रेडेबल नहीं है, मतलब ये बैक्टीरिया से या फिर नेचुरल प्रोसेस से डिग्रेड नहीं करती है, जैसी डालोगे लाखों साल तक वैसी डली रहेगी। मगर जो नायलॉन 26 है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो बायोडिग्रेडेबल होती है। वो कैसे बनती है हम आगे बात करेंगे। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ये कुछ क्वेश्चन के दौरान आने वाले फैक्ट्स थे। अब हम बात करते हैं एडिशन पॉलीमर के बारे में। देखो, एडिशन पॉलीमर में हमें तीन पॉलीमर को स्पेशली कवर करना है। पहला पॉलीमर है पॉलीएथिलीन, या जिसको हम पॉलीथीन कहते हैं। दूसरा नाम है पीटीएफई, दूसरे का नाम है पीटीएफई, जिसका नाम लिखा है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसको हम एक नाम और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन। कल सिखाया था हमने टेफ्लॉन। और तीसरा नाम है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पेन। तो एडिशन पॉलीमर में हमें 3 पॉलीमर को स्पेशली कवर करना है। इन 3 के अलावा हम 13 और पढ़ लेंगे, मगर ये 3 आपको रटे होना चाहिए। पॉलीथीन, पीटीएफई जिसको हम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन या टेफ्लॉन भी कहते हैं, और तीसरे का नाम है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसको हम पेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीथीन की। जो पॉलीथीन है, आपने सुन रखा होगा, हमने बताया भी है। पॉलीथीन को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, मतलब 2 तरह की पॉलीथीन हम यूज़ करेंगे। एक का नाम है एलडीपी, कुछ लोग ई नहीं लिखते हैं, केवल एलडीपी लिखते हैं। इसको बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन या लो डेंसिटी पॉलीथीन। और दूसरा होता है एचडीपी, इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, इसका यूज़ कहाँ करते होंगे, सोच के देखो। इसका यूज़ करते हैं पॉलीथीन बनाने में, बॉटल्स बनाने में। ठीक है, मतलब जो सॉफ्ट मटेरियल है, मतलब प्लास्टिक का जो सॉफ्ट मटेरियल है, उसको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एलडीपीई का। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, इसमें ब्रांच चेन पॉलीमर्स ज़्यादा रहते हैं, इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा रहती है, सस्ती रहती है, और इससे जो मटेरियल्स बनते हैं वो हमने आपको बता दिया। इसमें हम एथिलीन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या परऑक्साइड की प्रेजेंस में। ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन या परऑक्साइड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर एथिलीन का पॉलीमराइजेशन कराने से जो पॉलीथीन मिलती है वो सस्ती क्वालिटी की पॉलीथीन मिलती है, या कहे तो एलडीपीई मिलती है, जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। मगर यदि हम अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन चाहते हैं जो हार्ड हो, हार्ड का मतलब उसका जो कह लो कि यूज़ जो है वो हम कुछ अच्छी चीज़ें, प्लेट्स वगैरह बनाने में हम यूज़ कर पाए, या कुछ अच्छे मजबूत आइटम प्लास्टिक के अगर हम बनाने के लिए यूज़ करना चाहें, तो हम उसको बोलते हैं कि हम एचडीपीई का यूज़ करेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का यूज़ करेंगे। और जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन जब हम बनाते हैं तब हम नॉर्मल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस नहीं लगाते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगाया और ऑक्सीजन या परऑक्साइड की प्रेजेंस ली और पॉलीएथिलीन बना दिया, ऐसा नहीं। हम यहाँ पर एक स्पेशल कैटलिस्ट लेते हैं जिसका नाम होता है ज़ाइगलर-नट्टा कैटलिस्ट, या कुछ लोग इसको ज़िगलर-नट्टा कैटलिस्ट कहते हैं। इस कैटलिस्ट की खोज ज़िगलर और नट्टा साइंटिस्ट ने करी थी, और जिसकी वजह से इन्हें 1963 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो बेसिकली एचडीपी दूसरी पॉलीथीन है जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, मजबूत पॉलीथीन है,
और यूज़ पॉलीथीन कब बनती है, HDPE कब बनती है, जब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं टेम्परेचर प्रेशर के साथ में। कैटलिस्ट कौन सा, जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट। इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है कि जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट क्या होता है। तो जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट जो है वो दो चीज़ों का मिक्सचर है। एक है TiCl4 जिसको टाइटेनियम क्लोराइड कहते हैं या टेट्राक्लोराइड कहते हैं, और C2H5 का होल थ्राइस Al जिसको हम बोलते हैं ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और TiCl4 का जो मिक्सचर है उसको जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट कहते हैं। और जब इस कैटलिस्ट का यूज़ करके हम एथिलीन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो जो पॉलीएथिलीन हमें मिलती है वो पॉलीएथिलीन हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होती है। और हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का हमने यूज़ बताया, ये थोड़ी मजबूत होती है और मजबूत क्वालिटी का प्लास्टिक जहाँ जहाँ भी यूज़ होता है, जैसे चेयर्स है, बकेट्स हैं, मग हैं, इन सब में आप देखोगे कि हल्की फुल्की पॉलीएथिलीन यूज़ नहीं करते, मजबूत पॉलीएथिलीन यूज़ करते हैं। और ये हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है और ये बनती कैसे है, जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट की प्रेजेंस के द्वारा बनती है। पॉलीमराइजेशन हमें एथिलीन का ही करना है, मगर पॉलीमराइजेशन की जो कंडीशन है अगर वो डिफरेंट कर देंगे तो हमें दो डिफरेंट क्वालिटी की पॉलीथीन मिलेगी। अगर ख़राब क्वालिटी की, हल्की क्वालिटी की पॉलीथीन मिलती है तो उसको हम लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन कहते हैं। इसमें ब्रांच चेन पॉलीमराइजेशन ज़्यादा होता है और ये थोड़ी सॉफ्ट, मतलब कह लो कि हल्की क्वालिटी की होती है। और यही क्वालिटी अगर हमें बढ़ानी हो तब हम HDPE यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम पॉलीमराइजेशन एथिलीन का ही कराएंगे, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन रखेंगे, मगर कंपैरेटिवली टेम्परेचर प्रेशर हमें कम यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ कैटलिस्ट ले लिया। और कैटलिस्ट कौन सा ले लिया, जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट ले लिया। जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट दो चीज़ों का मिक्सचर है, C2H5 होल थ्राइस Al जिसको ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम कहते हैं, और दूसरा TiCl4 जिसको टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कहते हैं। इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर यूज़ करके कैटलिस्ट के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं और फिर एथिलीन का पॉलीमराइजेशन कराने पर हमें हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन मिलती है जो कि मजबूत होती है और जिसका यूज़ हमने आपको बताया बाल्टी, मग, प्लेट्स, इन सब बनाने में इनका यूज़ कर सकते हैं। ये सब बातें पॉलीथीन के बारे में आपको आनी चाहिए। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के बारे में हमने आपको बताया है। चलो पहले हम आगे बढ़ते हैं तो आपको चीज़ें मिलेंगी। देखो, एडिशन पॉलीमर में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, पॉलीथीन की। पॉलीथीन दो तरह की, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। अब लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी में हम बात करें तो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन कैसे बन रही है, तो इसमें लैंग्वेज आप देख सकते हो, लिखा है इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर सर्टेन कंडीशंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और पेरोक्साइड। हम एथीन का या एथिलीन का पॉलीमराइजेशन कराएंगे, प्रेजेंस किसकी लेंगे, या तो ऑक्सीजन या तो पेरोक्साइड की, और हाई प्रेशर कितना लेंगे, 1000 से 2000 हम प्रेशर लेंगे और टेम्परेचर लेंगे 350 से 570 केल्विन। इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, ऑक्सीजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस, और फिर एथिलीन का हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको हम LDP या LDPE बोलते हैं। ये आपको बनता हुआ दिखेगा। इसको रिएक्शन के फॉर्म में देखें तो एथिलीन है, ऑक्सीजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर है, 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ हमने पॉलीमराइजेशन करके जो बनाया वो बना LDP मीन्स लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। और ये जब रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखेंगे तो आपको पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगी, तो लिखा है अकर्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने के लिए मिलती है और LDP या कहें तो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन हमको बनती हुई दिखती है। यही सब लिखा हुआ है यहां पर। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपको सीखनी चाहिए। जो हमारी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन है उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है, इट हैज़ हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर ज़्यादा रहता है। दीज पॉलीमर हैव स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर विथ सम ब्रांच्ड एज शोन बिलो। इसमें सीधी चेन के साथ साथ ब्रांच चेन भी देखने के लिए मिलती हैं, और बाकी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन में ऐसी और कोई स्पेशल चीज़ नहीं है जो आपको दिमाग में रखनी है। बाकी जितनी चीज़ें हमने बताई हैं वो सब चीज़ों से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
अब अगर हम लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो ये केमिकली इनर्ट है, मतलब इसमें केमिकल्स अगर हम डालेंगे तो उसका कोई खास उसमें रिएक्शन होते हुए नहीं दिखता है। टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब प्लास्टिक की चीज़ों में करंट नहीं लगता है, ऐसा समझ लो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये एलडीपी या लो डेंसिटी पॉलीथीन की कुछ स्पेशलिटी है। इसका अगर हम यूज़ करें तो देखो इसका यूज़ है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, बॉटल्स बनाने में, पाइप्स बनाने में और रैपर्स बनाने में इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कुछ इसके यूज़ हैं, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन के कुछ यूज़ हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी पॉलीथीन की जिसका नाम होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। आपको पता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन में हमारी कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर की तो कुछ जैसी है, सो ठीक है। इसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है ज़ाइग्लर-नट्टा कैटलिस्ट। ज़ाइग्लर-नट्टा कैटलिस्ट लिखा भी है, देखो, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो वही पॉलीमराइजेशन हमें फिर से करना है, मगर अब हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। और कैटलिस्ट भी कौन सा यूज़ करेंगे? ज़ाइग्लर-नट्टा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। ज़ाइग्लर-नट्टा कैटलिस्ट क्या होता है? TiCl4 और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं ज़ाइग्लर-नट्टा कैटलिस्ट। और इसकी खोज कार्ल ज़ाइग्लर और गियुलियो नट्टा ने करी थी, जिसकी वजह से इन्हें 1963 में नोबेल प्राइज़ मिला। और इस कैटलिस्ट का यूज़ करके अगर हम एथिलीन का पॉलीमराइजेशन फिर कराते हैं तो अब हमें टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हल्की रखनी पड़ती है। देखो अब टेम्परेचर मात्र 333 से 343 में काम चल जाएगा, जहां 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ता था, अब 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम चल जाएगा क्योंकि कैटलिस्ट ले लिया। और इस कैटलिस्ट से हमारी पॉलीथीन जो बनी उसकी क्वालिटी सुधर गई और ये बन गई हमारी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और लो टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड। जब हम कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर कम इस्तेमाल होता है, तो लो टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट यूज़ होने पर यूज़ होता है। और जो पॉलीथीन बनती है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, दैट मीन्स हाई डेंसिटी पॉलीथीन हमें बनती हुई दिखाई देती है। अब हम बात करें हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में, तो बाकी ये बात तो नॉर्मल इसके बनाने का मेथड ही है। जो मेन पॉइंट है उसको देखो, हाई डेंसिटी पॉलीथीन दैट मीन्स HDP प्रोड्यूस्ड कंसिस्ट ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स एज शोन इन फिगर। इसमें केवल सीधी चेन रहती है, कोई साइड चेन्स नहीं रहती है, ठीक है। एंड हैज़ अ हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग। और ये पॉलीथीन अच्छी क्वालिटी की है, मतलब इसमें जो पॉलीमर यूनिट्स हैं उनके बीच में जुड़ाव बहुत अच्छा है, हाईली पैक्ड स्ट्रक्चर इसमें देखा जाता है। सच पॉलीमर्स आर ऑल्सो नोन एज लीनियर पॉलीमर, और इनको हम लीनियर पॉलीमर की एग्जैक्ट कैटेगरी में रखते हैं। अच्छी क्वालिटी की ये पॉलीथीन है जिसको हम HDP कह रहे हैं, ज़ाइग्लर-नट्टा कैटलिस्ट का यूज़ करने पर हमें बनती हुई दिखती है। इसकी विशेषता क्या है? ये हाईली डेंस है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, नाम ही है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ये भी केमिकली इनर्ट है और ये थोड़ी सी हार्ड टफ होती है और हार्ड होती है, कठोर और मजबूत होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये इसकी कुछ स्पेशलिटी है, ठीक है। अब हम बात करें इसके यूज़ की, तो देखो इसका यूज़ है यूज्ड इन बकेट्स एंड डस्टबिन। इसका यूज़ हम बकेट डस्टबिन बनाने में करते हैं। यूज्ड इन बॉटल्स एंड पाइप्स, मजबूत कड़क बॉटल्स होती हैं उनका यूज़ बनाने में, पाइप्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं। और यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक प्लेट्स, कुछ प्लास्टिक की प्लेट्स वगैरह बनाने में जो मजबूत होती हैं, मजबूत प्लास्टिक का जो कुछ भी बनता है वो HDP की थ्री से बनता है, और आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम दूसरे एडिशन पॉलीमर के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारा दूसरा एडिशन पॉलीमर है उस पॉलीमर का नाम है
PTFE जिसको बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसके बारे में हमने शुरुआत में पहले लेक्चर्स में ही बताया था। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन या जिसको हम PTFE कह रहे हैं, इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वो एक दूसरा एडिशन पॉलीमर है, आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये हमारा है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसके N मॉलिक्यूल्स लेना है और अगर हम इसका पॉलीमराइजेशन करा दें तो इस तरह से एक पॉलीमर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसी को बोलते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक अच्छा पॉलीमर है। इसका जो यूज़ होता है वो जो हमारे नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं, नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं, उनके ऊपर जो लेयर होती है वो किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है। यूज़ और भी है बट इसका जो इंपॉर्टेंट यूज़ है वो यह है, आपसे पूछा जाता है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में जो अपर लेयर होती है वो किस केमिकल की बनी हुई होती है, तो उसका नाम है टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन की बनी होती है, टेफ्लॉन क्या है? ये एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर क्या है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, तो उसी के बारे में आइए थोड़ा देख लेते हैं। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोएथीन विथ एनी फ्री रेडिकल और परसल्फेट कैटलिस्ट। इसमें कैटलिस्ट या तो आप ऑक्सीजन परऑक्साइड ले सकते हो या परसल्फेट ले सकते हो। परसल्फेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमने टेट्राफ्लोरोएथिलीन का हाई प्रेशर पर पॉलीमराइजेशन कराया तो हमको मिला टेफ्लॉन। ठीक है, क्या मिला? टेफ्लॉन मिला। टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये टेफ्लॉन हमको मिल गया। अब हम टेफ्लॉन की बात करें तो ये केमिकली इनर्ट है और रेजिस्टेंट टू अटैक बाय कोरोसिव एजेंट। जो भी एजेंट किसी भी मेटल को खराब कर सकते हैं उन सब मेटल्स के प्रति ये रेजिस्टेंट होता है, मतलब उनके साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसकी वजह से जब हम इसके यूज़ की बात करें तो इसका जो यूज़ है वो ऑयल सीड्स या गैसकेट्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं और यूज्ड एज सरफेस कोटिंग ऑन नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है वो उसका ये है, जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं उनकी लेयर बनाने में हम टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करें अपने तीसरे पॉलीमर की। एडिशन पॉलीमर में हमारा जो थर्ड पॉलीमर है जिसका नाम है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसका हमने शॉर्ट नाम आपको बताया था PAN, इसको बोलते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। देखो इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल, इसका नाम होता है एक्रिलोनाइट्राइल। इसका जब हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो हमको जो मिलेगा उसका नाम होगा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ये भी एक हमारा एडिशन पॉलीमर है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल आइए पढ़ के देखते हैं। देखो लिखा भी है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जनरली परऑक्साइड वाले रहते हैं, तो एक्रिलोनाइट्राइल का अगर हम परऑक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करा दें और इसकी कई सारी यूनिट जुड़ जाएं तो जो मिलेगा उसका नाम होगा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसको हम शॉर्ट में पेन कहते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमने आपको बताया, एक यूनिट दूसरी यूनिट से जुड़ती चली जाए तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एडिशन। और एक यूनिट दूसरी यूनिट से जुड़े, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़े और जुड़ने के दौरान एक छोटा अणु स्किप आउट हो जाए, बाहर निकल जाए छोटा अणु, फिर चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल हो, HCl हो या कुछ XYZ, कोई छोटा मॉलिक्यूल स्किप आउट हो जाए तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और फिर एक तीसरा प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन। तो हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ लिया, जिसमें एडिशन पॉलीमर के हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े, जिसमें पॉलीथीन पढ़ा, जिसमें हमने टेफ्लॉन पढ़ा या PTFE पढ़ा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन पढ़ा, और जिसमें हमने पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और नाम भी
आपके पहले लेक्चर के दौरान पढ़े थे, तो आप उसको भी एडिशन पॉलीमर में आवश्यकता पड़ने पे यूज़ कर सकते हो। मगर अब हम बात कर रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। एडिशन हम पढ़ चुके हैं, अब हम नई बात कर रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या है, दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। लिखा है जनरली इट इन्वॉल्व्स रिपीटेटिव कंडेंसेशन बिटवीन टू बाईफंक्शनल ग्रुप्स विद लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। जब हमारे पास ऐसा मोनोमर रहे जिसमें बाई फंक्शनल ग्रुप रहे, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप रहे, और वो दो फंक्शनल ग्रुप जब आपस में जुड़ेंगे तो एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और तब जाकर के जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी में रखेंगे। और वो छोटा मॉलिक्यूल कौन सा है, H2O हो सकता है, HCl हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे हो सकते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर में आपको याद होना चाहिए कि बाई फंक्शनल ग्रुप स्पीशीज ज़रूर होना चाहिए। मतलब जब दो फंक्शनल ग्रुप होंगे तभी उनके कॉम्बिनेशन से कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा। अगर एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप है तब ऐसा चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। दो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं, और इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ती हैं। पहले दो जुड़ेंगे, फिर तीन जुड़ेंगे, फिर चार जुड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि एक स्टेप ग्रोथ का पार्ट है। इसमें स्टेप ग्रोथ धीरे धीरे करके ग्रोथ होती है। और कंडेंसेशन पॉलीमर के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत शानदार एग्जाम्पल्स हैं। इन सब एग्जाम्पल्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। पहला नाम है पॉलीएमाइड्स। पहला नाम है पॉलीएमाइड्स, जिसमें हम बात करने वाले हैं नायलॉन 6,6 की, नायलॉन 6 की एंड नायलॉन 2,6 की। ये तीनों तरह के स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे, तीनों तरह के पॉलीमर्स पढ़ेंगे, और ये तीनों पॉलीमर्स किस कैटेगरी में जाएंगे, पॉलीएमाइड्स की कैटेगरी में जाएंगे। इसके बाद पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, इसमें हमें दो पॉलीमर कवर करने हैं। एक का नाम है डेक्रॉन, इसको हम टेरिलीन कहते हैं, और इसको दूसरा नाम है ग्लिप्टल। ये दो नाम हमें, दो पॉलीमर कवर करने हैं। एक का नाम है डेक्रॉन, दूसरे का नाम है ग्लिप्टल। उसके बाद फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, जिसमें हमें पढ़ना है नोवालेक, और दूसरा पढ़ना है बेकेलाइट। और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ये भी हमें पढ़ना है। ये अपने आप में एक ही है। तो आप बताओ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल मिलाकर के 8 पॉलीमर के बारे में हमें पढ़ना है। तब जाकर के हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर कंप्लीट होगा। इसके अलावा आपको नेचुरल रबर, और सिंथेटिक रबर के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें आपको ब्यूना S, ब्यूना N, आइसोप्रीन और नियोप्रीन, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये रबर के अंतर्गत आने वाले टॉपिक है। एक्चुअली नेचुरल रबर नहीं लिखना चाहिए हमें, रबर के अंतर्गत ये सब आने वाले टॉपिक हैं। और फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रबर का वल्कनाइजेशन। तो आप बताओ 8 तो पॉलीमर ये दिख रहे हैं, 9 10 11 12 पॉलीमर हो गए, और करीब 7-8 पॉलीमर आप पहले पढ़ चुके हो। तो कुल मिलाकर के 15-20 पॉलीमर हैं जो इस पूरे चैप्टर में इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आपको इन सब पॉलीमर्स के बारे में बस पढ़ना है, तो आपका ये पूरा चैप्टर एक तरह से कवर हो जाएगा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कंडेंसेशन पॉलीमर में। सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, पॉलीएमाइड्स की बात कर रहे हैं। तो पॉलीएमाइड्स के बारे में हम लोग पढ़ के देखते हैं। देखो, पॉलीएमाइड्स में एमाइड लिंकेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एमाइड लिंकेज। लिखा है दे पजेज एमाइड लिंकेज, इनमें एमाइड लिंकेज होता है। अब कोई पूछ ले एमाइड लिंकेज क्या है, तो तुरंत याद रखो CONH। अगर इस तरह का लिंकेज आपको दिखाई दे पॉलीमर में,
पॉलीमर में अगर इस तरह का लिंकेज आपको दिखाई दे तो इस लिंकेज को बोलते हैं एमाइड लिंकेज, और जिसमें भी ये लिंकेज रहेगा वो एमाइड पॉलीमर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो दे पजेस एमाइड लिंकेज एंड आर एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और ये जितने भी हम पॉलीएमाइड्स पढ़ेंगे ये सब फाइबर की कैटेगरी में जाएंगे, फाइबर की कैटेगरी में जाएंगे, और इन्हीं को हम बोलते हैं नायलॉन्स, इन्हीं को हम बोलते हैं नायलॉन्स। ठीक है, जनरली इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाई अमाइन विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको बनाने के लिए हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं। ये बनाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, डाई अमाइंस चाहिए, और इनकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो डाई अमाइंस की रिएक्शन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएंगे, डाई अमाइंस की रिएक्शन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएंगे तो हम लोगों को एमाइड लिंकेज वाला एक पॉलीमर मिलेगा जिसको हम पॉलीएमाइड्स कहेंगे, और इन पॉलीएमाइड्स वाले पॉलीमर्स को हम एक नाम देते हैं जो बोल दे जाते हैं नायलॉन्स। मतलब ये एक तरह की फाइबर कैटेगरी में आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नायलॉन्स। अब हमें कौन कौन से नायलॉन्स को पढ़ना है, देखो कंडेंसेशन पॉलीमर में हमने पॉलीएमाइड सीखा। पॉलीएमाइड में हमने आपको बताया 3 पॉलीएमाइड्स कवर करने हैं, नायलॉन 66, नायलॉन 26 एंड नायलॉन 6। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, नायलॉन 66, नायलॉन 26 एंड नायलॉन 6। तो हम इन पॉलीमर्स को चाहेंगे कि अब आप अगली क्लास में कवर करो। आप इतनी चीज़ों को अच्छे तरीके से घर पर रिपीट कर लो और किताब से थोड़ा पढ़ लो। अगर कोई डाउट्स आपके रह जाए तो वो डाउट्स इकट्ठे कर लो। अब हम अगली क्लास में नायलॉन 66, नायलॉन 26, नायलॉन 6 और बचे हुए टेरेलिन या डेक्रॉन या फिर ग्लिप्टल या फिर आपके मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। बच्चों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ डालो। देखो, एक बार इतना समझने के बाद अगर आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो आपके डाउट्स नहीं रहेंगे और एनसीईआरटी मौके पर समझ में भी आ जाएगी। आपने थोड़ा सा समय पर नहीं पढ़ा, मान लो आपने नहीं पढ़ा, तो होगा क्या, फिर चीज़ आपको भूल जाएगी, फिर आपको दोबारा से वीडियो देखना पड़ेगा, दोबारा से टाइम देना पड़ेगा। आपने ये चीज़ सुन ली है, आपने स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं, आपने इसकी बारीकियां समझ ली हैं। अब आप घर पे जाइए, एक बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग लगा लीजिए, एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार हो रहा है, हम पे क्वेश्चन हो रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाइए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, सीधे सीधे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, लगाइए, आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बड़ी इजीली आ जाएंगे। देखो, थोड़े बहुत क्वेश्चन अच्छे रहते हैं जिनमें कभी कभी ट्रैपिंग हो जाती है, मगर हाँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपको चीज़ समझ में बढ़िया आ गई है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। खैर, मैं आपको समझा सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ, बाकी चॉइस आपकी है। मेरे एंड से आज की क्लास मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूँ। इसके बाद वाली क्लास में मैं बची हुई चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करूँगा। तो फिलहाल के लिए थैंक्स, मैं अगली क्लास में आपसे मुलाकात करता हूँ।